और अब खबरें विस्तार से। शिमला में सीबीआई का छापा पड़ा है। छापेमारी जीपीओ यानी जनरल पोस्ट ऑफिस में की गई है, जो शिमला के स्कैंडल पॉइंट पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि यहां भर्तियों में धांधली के आरोप में छापेमारी की गई है। आरोप है कि जीपीओ के प्रवर अधीक्षक ने नियमों को ताक पर रखकर अपने रिश्तेदारों की भर्तियां की। सीबीआई की टीम जीपीओ में दस्तावेजों को खंगाल रही है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। दस्तावेज की फोटोकॉपी करती तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर है वो सीबीआई के छापे को लेकर है और ये छापेमारी शिमला में हो रही है। शिमला में सीबीआई का जो छापा है वो जारी है। छापेमारी जीपीओ यानी जनरल पोस्ट ऑफिस में की गई है और जो शिमला के स्कैंडल पॉइंट पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि यहां भर्तियों में धांधली के आरोप में छापेमारी की गई है। आरोप है कि जीपीओ के प्रवर अधीक्षक ने नियमों को ताक पर रखकर अपने रिश्तेदारों की भर्तियां की। सीबीआई की टीम जीपीओ में दस्तावेजों को खंगाल रही है। कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है कि पूरा मामला भर्तियों के लेकर है और किस तरह से जो बताया जा रहा है कि जो भर्तियां हुई थी उन भर्तियों में जो है नियम कानून को जो है ताक पर रख दिया गया था और उनको जो है उस तरह से उनका अनुसरण नहीं किया गया जो नियम कानून बने थे और इसमें जो है अपने रिश्तेदारों को भर्तियां कराई गई थी। तो इस बारे में पूछताछ भी जारी है। दस्तावेजों की फोटोकॉपी करती तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो इस वक्त वहां पर जनरल पोस्ट ऑफिस में जो सीबीआई का छापा है और ये छापा इसी बात को लेकर वहां पर पड़ा है कि किस तरह भर्तियों में जो धांधली के आरोप हैं उसको लेकर यहां पर छापेमारी जारी है। और आरोप है कि जीपीओ के प्रवर अधीक्षक ने नियमों को ताक पर रखकर अपने रिश्तेदारों की भर्तियां वहां की थी। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर कपिल ठाकुर ज्यादा जानकारी के साथ। कपिल, क्या छापेमारी अब भी जारी है और कितना बड़ा ये मामला है धांधली का? कितनी भर्तियां ऐसी हैं जिस पर धांधली के आरोप लगे हैं? सीबीआई में सदस्यीय टीम शिमला पहुंची तो मॉडल पर स्थित जीपीओ में वहां पर दबिश दी गई और ऐसे में पूछताछ भी की गई और रिकॉर्ड भी खंगाले गए जिनमें अनियमितताएं और अन्य जो पुरानी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं तो इसमें गड़बड़ी बताई जा रही है, जिसके चलते सीबीआई की टीम जो शिमला पहुंची और बॉर्डर पर स्थित जीपीओ कंपनी में वहां पर दबिश दी है। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये कितनी बड़ी धांधली हुई थी इसमें और कितनी ऐसी भर्तियां थी जिसमें धांधली के आरोप लगे हैं? जी, ये काफी बड़ा मामला है। अभी तक जो पूछताछ की गई है सीबीआई द्वारा और जनरल पोस्ट ऑफिस के उस मामले से भी जो वहां पर पूछताछ की गई है और इसके अलावा जो टीम में रिकॉर्ड है वो भी अपने कब्जे में ले ली है और आगामी जो छानबीन कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका कपिल तमाम जानकारी के लिए। तो शिमला में सीबीआई की छापेमारी जारी है। स्कैंडल पॉइंट जीपीओ में भर्तियों में धांधली को लेकर सीबीआई की टीम जो है वो दस्तावेजों को खंगाल रही है। और शिमला से इस वक्त एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एनुअल फंक्शन पर रोक लगाने के आदेश को सरकार ने वापस ले लिया है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में एनुअल फंक्शन पर रोक के आदेश जारी किए थे, लेकिन रोक के अपने आदेश को शिक्षा विभाग ने 1 घंटे में ही वापस ले लिया। तो इस वक्त ये स्कूलों के लिए शायद एक अच्छी खबर हो, क्योंकि जो खबर ये आई थी पहले कि उसके मुताबिक ये था कि सरकार ने जो है एनुअल फंक्शन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। शिमला से ये बड़ी खबर, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एनुअल फंक्शन पर रोक लगाने के आदेश को सरकार ने वापस ले लिया है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में एनुअल फंक्शन पर रोक के आदेश जारी किए गए थे। राजेंद्र, ये 1 ही घंटे में यू टर्न का क्या मतलब है? विशाल, बिल्कुल ये अचंभित करने वाला निर्णय हम कह सकते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से पहले आदेश जारी किए जाते हैं, लेकिन उसके करीब 1 घंटे के बाद ही आदेश वापस भी ले लिए गए। दरअसल जैसे ही आदेश जारी किए उसके बाद आदेश तेजी से फैले और पूरे प्रदेश में एक चर्चा का माहौल शुरू हो गया, जिसके बाद
अब ये समझा जा रहा है सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली कि शिक्षा मंत्री तक ये बात पहुंची और फिर बड़े स्तर पर इस पर डिस्कस हुआ हाई लेवल पर, और उसके बाद फिर इन निर्देशों को वापस लिया गया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में अब बोर्ड के एग्जाम 10वीं और 12वीं कक्षा की जो परीक्षा है वो 3 मार्च से शुरू होने वाली है। तो ऐसे में जो मंशा लग रही है इन आदेशों के पीछे वो यही है कि बच्चे क्योंकि एनुअल फंक्शन की तैयारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे में पढ़ाई को लेकर जो समय है वो कम रहता है। तो एक पहल, क्योंकि हाल ही में असर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें हिमाचल प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठाया गया था और पूरे प्रदेश में काफी तेजी से डाउनफॉल जो हिमाचल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा था। उसके बाद फिर तमाम बैठकें हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई, शिक्षा विभाग के साथ शिक्षा मंत्री इन बैठकों में इन्वॉल्व हुए, तमाम अधिकारी इन्वॉल्व हुए और एक निर्णय लिया गया कि कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन अब ये जो निर्णय थे, क्योंकि हमें हर वर्ष और पूरे देश में इस प्रकार के फंक्शन होते हैं, तो ये निर्णय शायद इसी का पार्ट रहा होगा। लेकिन उसके बाद जब ये निर्णय हुआ तो फिर हाईकमान की इसमें ये पूरा इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, जब ये शिक्षा मंत्री तक ये समझा जा रहा है कि हाईकमान के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही ये डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने इन निर्णयों को वापस लिया। जी वैशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही ये स्कूलों को जो एक आदेश दिया गया था वो वापस लिया गया। जाहिर है स्कूलों ने इस पर थोड़ी राहत की सांस ली होगी। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर के एक अहम खबर है। बिलासपुर के बैहल मलियावर गांव में हादसे का शिकार हुई बोलेरो कार को रेस्क्यू टीम ने नदी से निकाल लिया है। हालांकि अभी भी इस हादसे में सतलज नदी में जो लापता हुए 2 लोगों का सुराग अभी नहीं मिल पाया है। बता दें कि बिलासपुर में एक बोलेरो कार रेलिंग तोड़ते हुए सतलज नदी में जा गिरी थी और बोलेरो सहित उसमें सवार 2 लोग नदी की तेज धारा में बह गए, जिनका कई घंटों के बाद भी अब तक पता नहीं चल पाया है। हादसे में लापता लोग मलियावर गांव के ही रहने वाले हैं। हादसा यहां निर्माणाधीन 4 लेन पर टोल प्लाजा के पास हुआ था। बताया जा रहा है कि मलियावर गांव के रहने वाले 30 साल के आशीष राणा और 25 साल के राजेश सुबह सुबह कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी और नदी की धार तेज होने के चलते वो कार सहित बह गए। नदी में काफी दूर तक तलाशी के बाद भी अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। सर्च ऑपरेशन में जिला प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। आज सुबह थाना घुमारवी के अंतर्गत इंफॉर्मेशन मिली थी कि मलियावर के पास जो है एक गाड़ी वो डैम में चली गई है और उसमें 2 लोग बताए जा रहे हैं। तो उसके तुरंत जो है वहाँ हमारी पुलिस की टीम और होम गार्ड्स की, एनडीआरएफ और डीडीएम में हमारे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की ये और सीआईएसएफ वाले जो कोल डैम से हैं वो वहाँ टाइम में पहुँच गई हैं और उनका सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। और अरुण चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अरुण, कितना इसमें मुश्किल पेश आ रही है कि चूंकि बताया जा रहा है कि नदी में काफ़ी तेज़ धार थी, तो क्या ये कुछ मतलब इस बात का इशारा है, कुछ अंदाज़ा है कि क्या ये दोनों का पता चल पाएगा जो इसमें लापता बताए जा रहे हैं? देखिए, अभी तक तो जो लापता 2 व्यक्ति हैं उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन जो जीप है जो दुर्घटना स्थल है उसके कुछ दूरी आगे जीप एनडीआरएफ की टीम ने खोज निकाला है। और ये भी बताना चाहूंगा कि थोड़ा समय पूर्व अभी जो जीप है उसको बाहर निकाल दिया गया है और काफी संख्या में जो स्थानीय जनता है वहाँ पे एकत्रित हुई है। और इसके अलावा शासन प्रशासन भी वहीं पे पूरी दृष्टि बनाया हुआ है। इसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन है ये जारी है। हाँ, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि इसमें ये भी प्रशासन ने कहा है कि जब तक जो लापता जो 2 व्यक्ति हैं इनका कोई पता नहीं चल पाता है तब तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। जी, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि ये हादसे के पीछे बड़ा कारण क्या रहा है? रेलिंग तोड़ती हुई बोलेरो निकल गई, लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ? यहाँ पे जो 4 लेन की सड़क है काफी चौड़ी है और
इसमें जो हादसा जो हुआ है, इसके कारण पीछे क्या कारण है, इसके पीछे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। ये बता पाना तो अभी मुश्किल है। पुलिस की जांच के उपरांत ही ये सच्चाई सामने आ पाएगी कि किन कारणों से हादसा घटित हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। आपको हम बताएं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में छात्रों ने आज POK हमारा है के नारे लगाए। यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर संकल्प दिवस पर NSS की तरफ से एक मार्च निकाला गया, जिसमें छात्रों ने POK हमारा है के नारे लगाए। छात्रों ने कहा कि हम 22 फरवरी 1994 को संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर पारित संकल्प की बात कर रहे हैं, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है। इस कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर भी शामिल हुए। प्रोफेसर और छात्रों का कहना था कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के कब्जे में ले। तेईस फरवरी को हम एक संकल्प दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 22 फरवरी 1994 को भारत सरकार ने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया। इसमें ये बताया गया कि ये संकल्प लिया गया था कि जो पाकिस्तान ने इलीगल रूप से कश्मीर का एक हिस्सा अपने पास ऑक्युपाई कर रखा है, हम उसको वापस लेके रहेंगे। तो आज उसी उपलक्ष्य में आज हम 23 फरवरी को इस संकल्प दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। HPSSC यानी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने पर सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर सीधा आरोप लगा दिया है कि पेपर लीक कराने में बीजेपी के नेता शामिल थे और इसीलिए बीजेपी HPSSC भंग किए जाने का विरोध कर रही है। मंत्री जगत सिंह नेगी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। पेपर लीक कराने में शामिल थे बीजेपी के नेता। HPSSC के भंग होने से डरी हुई है बीजेपी। पेपर लीक केस की जांच रिपोर्ट के बाद सीएम ने HPSSC हमीरपुर को भंग कर दिया, तो विरोध की आवाज सिर्फ बीजेपी की तरफ से उठी। जो स्कोप है उसमें इस कमीशन को बंद करने के लिए जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि वो नियम के अनुसार ही किया होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिरकार बंद होने से समस्या का समाधान हो रहा है क्या? मगर विरोध की इस आवाज को बीजेपी नेताओं का डर बताते हुए मंत्री जगत सिंह नेगी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। नेगी ने कहा कि बीजेपी राज में उसके नेता भी पेपर लीक कराने में शामिल थे, जिन्हें HPSSC के भंग होने के बाद अब जांच में बेनकाब होने का डर सताने लगा है। जो है भाजपा जो है खुद इसमें शामिल थे, तो इसलिए अब इन्होंने अपने लोगों को बचाना है। अगर इनको नहीं बचा पाएंगे, कहीं उनके मुख से निकल गया कि ये लोग हमें दबाव में काम कराते थे, हमारे से गलत काम कराते थे, तो इनकी बारी आनी है। तो इसलिए इनको अब जो है अपना मुखौटा जो है दिखाना पड़ेगा पब्लिक के पास। हालांकि मंगलवार को सीएम से जब पेपर लीक में सफेद पोशों के शामिल होने पर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने बस इतना कहा था कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अभी बता नहीं सकता। और कई चीजें सामने आई है जो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वो इंक्वायरी का मैटर है और हमने एक्शन लेने के लिए जो हमारे विजिलेंस के अधिकारी हैं उनको कह दिया है। तो सवाल है कि क्या सीएम ने जो बातें नहीं कही, मंत्री जगत सिंह नेगी वो बात अब खुलकर कहने लगे हैं। और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसके अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर ऐसा है तो आप कार्रवाई कीजिए, हम इसके लिए तैयार है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जब इनकी सरकार सत्ता में आती है तो हमेशा जो है वो द्वेष भावना के साथ काम क्यों करती है? पूरी की पूरी कार्रवाई में चयन आयोग को भंग करने का कोई औचित्य नहीं बनता था। अगर औचित्य बनता था तो इसकी इंक्वायरी का बनता था। हमें तो ये लग रहा है कि जो इन्होंने चयन आयोग भंग किया है उसके अंतर्गत जो है ये केवल मात्र जो है चेयरमैन और मेंबर्स को हटाना चाहते थे। इससे ऊपर इनकी कोई भी सोच नहीं थी। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला।
और कल से छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने वाला है। इस अधिवेशन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल होंगे। रायपुर में कल से शुरू होने वाला कांग्रेस का ये अधिवेशन 26 फरवरी तक चलेगा। अधिवेशन के बाद सीएम का दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। और वहीं कुल्लू में बिजली महादेव तक रोपवे निर्माण का काम जल्द शुरू होगा। श्रद्धालुओं को बिजली महादेव के मंदिर पहुंचने में काफी परेशानी होती है, जिसके लिए रोपवे निर्माण का प्रस्ताव कई साल पहले ही रखा गया था। सीपीआई सुंदर ठाकुर ने कहा कि 3 महीने के अंदर रोपवे निर्माण की योजना धरातल पर आ जाएगी। साथ ही किरतपुर से मनाली तक नेशनल हाईवे 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है जो 18 घंटे काम कर रही है। और आप इसमें देखेंगे कि जो बिजली महादेव का रोपवे हम इतनी सालों से सिर्फ जो 2 दशक 3 दशक से हम सुनते थे, फाइलों में ही था, अब 3 महीने के अंदर वो जमीन पे नजर आएगा। बड़े बड़े नेचर पार्क, बड़ी बड़ी योजनाएं और ये जो नेशनल हाईवे का गडकरी जी से हमने बात कर ली और अगले 3 महीने के अंदर इसको भी जनता को समर्पित किया जाएगा। किरतपुर से मनाली तक बड़ी तेजी से काम हो गए, आप देखते जाइए और बहुत बड़ा बदलाव हमारे क्षेत्र में होने वाला है। इस बार धर्मशाला में 19 और 20 अप्रैल को G20 की आयोजित की जाएगी, इसके और जिसमें दुनिया भर के 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए विदेश मंत्रालय की एक टीम धर्मशाला पहुंची, जिसमें तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एल रमेश बाबू ने की। बता दें कि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, जिसके तहत देश के अलग अलग राज्यों में G20 की 200 से ज्यादा बैठकें होंगी। 70-80 जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो भारत को मिली है और ये एक बहुत गर्व का विषय है सभी भारतीयों के लिए। और इसमें 56 सिटीज़ जो हैं वो ऑल अक्रॉस द कंट्री आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पर G20 की जो बैठकें हैं वो इस साल आयोजित की जानी है। और हम फॉर्चुनेट है कि धर्मशाला को भी एक जो लोकेशन है वो चयनित किया गया है। और इसका जो श्रेय है, जो लास्ट ईयर हमारा यहाँ पे फर्स्ट चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके सब्सिक्वेंटली टूरिज्म मिनिस्टर्स की भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके एक सफल आयोजन को एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि धर्मशाला को भी मौका मिला है। संस्थानों को बंद करने के विरोध में बीजेपी का हस्ताक्षर अभियान जारी है। ज्वाली के कहरिया में बीजेपी नेता संजय गुलेरिया के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों ने सरकार के फैसले के विरोध में हस्ताक्षर किए। गुलेरिया ने कहा कि पिछली सरकार में ज्वाली में बीडीओ कार्यालय, कोटला में ITI और डिग्री कॉलेज खोले गए थे, वहीं PHC कोटला को CHC में अपग्रेड किया गया था और सिविल अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई थी। मगर सुक्खू सरकार की सत्ता में आते ही फैसला रद्द कर दिया गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने आते ही सबसे पहले जितने भी जन हितैषी जो ठाकुर जयराम सरकार ने फैसले किए थे उनको डी-नोटिफाई कर दिया। आज उसी के उपलक्ष्य में हम उसका विरोध करते हुए एक सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च किया है और हम पूरी पंचायतों में लोगों के घर घर जाके, बाज़ारों में जाके लोगों को जागरूक करेंगे कि जो इन्होंने जन विरोधी फैसले किए हैं हम उसका कड़ा विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और ये सिग्नेचर करते हुए इसका सारा जो डाटा है ये हम माननीय गवर्नर जी को इसको भेजेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि सरकार के ऊपर दबाव बनाए और जितने भी हमारे ये संस्थान बंद किए हैं उनको पुनः शीघ्र से शीघ्र खोलें। मंडी शहर आज नागा साधुओं के जयकारे से गूंज उठा। यहां पहली बार बाबा भूतनाथ की जलेब निकाली गई, जिसमें नागा साधु भी शामिल हुए। मंडी के शिवरात्रि महोत्सव में अब तक 2 शोभा यात्रा निकाली जा चुकी है, लेकिन बाबा भूतनाथ की जलेब यानी शोभा यात्रा और उसमें नागा साधुओं की मौजूदगी का नजारा मंडी के लोगों ने पहली बार देखा। शोभा यात्रा में शिव पार्वती की झांकी भी निकाली गई। जलेब की शुरुआत खलियार के ब्यास तट से हुई, जो विक्टोरिया पुल से होती हुई सबखेतर पहुंची, जहां लोगों ने साधु संतों पर पुष्प वर्षा की। शोभा यात्रा का समापन भूतनाथ मंदिर में हुआ। इस दौरान नागा साधुओं ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ कई तरह के करतब भी दिखाए। बताते हैं कि बहुत पहले यहाँ की जलेब में नागा साधु आया करते थे, जिस परंपरा की फिर से शुरुआत की गई है। अगले साल से इस आयोजन को और बड़े पैमाने पर किया जाएगा।
ये सदियों से बाबा भूतनाथ जी का जलेब निकलता आ रहा है, बस प्रारूप थोड़ा चेंज हुआ है। तो आज 23 तारीख बाबा भूतनाथ जी का जलेब निकलना सुनिश्चित हुआ था, तो वो जलेब निकली है आज, कि जिससे जो भी देश में विश्व में शिव भक्त हैं, भगवान शंकर को मानने वाले लोग हैं, उन तक एक अच्छा संदेश जाए। और शिवरात्रि का उत्सव हर्षोल्लास के साथ में सभी बाबा भूतनाथ जी के भक्तगणों के साथ में मनाया जा रहा है। जलेब निकाली है इस बार इन्होंने, जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसको कायम रखा, और पूरे बाजार में लोग, सब लोग, पूरी जनता बहुत खुशी में है कि इस बार 12 सालों के बाद इन्होंने जो बाहर प्रोग्राम होते थे वो भी यहाँ कराए, इसलिए लोग इनके साथ मिलजुल के जा रहे हैं। पूरा शहर खूब खुशी मना रहा है। पहली बार जो है बाबा भूतनाथ की जलेब में साधु लोग शामिल हुए हैं, ये पहला प्रयास है। हमारी मंडी ने आज एक नया रूप देखा है शिवरात्रि में, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात शिव की बारात निकली हुई है। और गुड़ की मिठास का आनंद आपने कभी ना कभी जरूर लिया है, लेकिन क्या आप गुड़ का इतिहास जानते हैं? क्या ये जानते हैं कि गुड़ दुनिया की पहली मिठाई है जिसने इंसानों को मीठे स्वाद का एहसास कराया? हिमाचल के एक गुरु ने गुड़ पर रिसर्च कर एक फिल्म ही बना दी है, और सौंधी धरती मीठा गुड़ नाम की वो फिल्म अब नेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हो गई है। गन्ने की पेराई से निकलता है मीठा मीठा रस, जिसे गर्म कड़ाही पर खौलाकर धीरे धीरे घोंटते और चलाते हुए तैयार की जाती है गुड़। यूं तो गुड़ के दीवाने बेहिसाब हैं, लेकिन गुड़ के बारे में जितना ज्ञान गुरु संजीव अत्री को है, उतना शायद किसी और को नहीं। सिरमौर के नौरंगाबाद स्कूल में साइंस के टीचर हैं संजीव अत्री, जिन्होंने गुड़ के गुण और उसके आविष्कार से लेकर अलग अलग प्रकार तक हर बातों की जानकारी जुटाई, और फिर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के लिए एक लघु फिल्म बनाई, जिसका नाम है सौंधी धरती मीठा गुड़। और इस गुड़ की तरह फिल्म भी इतनी शानदार बन गई कि उसे राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट किया गया है। गुड़ की टेक्नोलॉजी के ऊपर ये फिल्म है, और स्किल डेवलपमेंट पे है कि जो पुराने लोग थे वो गुड़ किस तरीके से बनाते थे जो शुद्ध गुड़ होता था। तो 23 मिनट 56 सेकंड की ये फिल्म है, और ये उस फिल्म फेस्टिवल में मांगी गई है, वहाँ ये दिखाई जाएगी, नॉमिनेट हुई है। और अभी 20 मार्च से ये फिल्म फेस्टिवल वहाँ शुरू हो रहा है, हैदराबाद में शुरू हो रहा है। तो फिल्म गुड़ के इतिहास को बताती है, गुड़ की खासियत को बताती है। अब तक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गोवा में कई जगहों पर यह फिल्म लोगों को दिखाई जा चुकी है, जो खास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है। इस फिल्म में अथर्ववेद से लेकर आज तक जो गुड़ का इतिहास रहा है वो इस फिल्म में हमने दिखाया है, और गुड़ किस किस तरीके से बन सकता है, कहाँ कहाँ बनाया जाता है, वो सब इस फिल्म में दिखाया गया है। विशेषतः ये फिल्म जो है ये बच्चों के लिए बनाई गई है, एक एजुकेशनल फिल्म है सर ये। इसके पहले भी संजीव अत्री 14 लघु फिल्में बना चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल वाली कामयाबी का स्वाद सौंधी धरती मीठा गुड़ के चलते मिला, क्योंकि गुड़ की बात ही कुछ और है। सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 नाहन। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।